हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेट में। हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था वो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कवर किया था। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हमने कवर किया था एटम्स यानी कि परमाणु। परमाणु क्या है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कोई भी परमाणु, कोई भी एटम क्या है कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है लेकिन अपोजिट चार्ज होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को वह कैंसिल कर देते हैं। इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी एलिमेंट जो है न्यूट्रल स्टेट में होता है, उदासीन अवस्था में होता है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यानी कि डोनेट कर देता है, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज उस एलिमेंट पे आ जाता है। उसके बाद जो हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने द्रव्यमान आवेश के बारे में पढ़ा था। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह ही अब तक 30 से ज़्यादा पार्टिकल पाए जा चुके हैं, जिनमें से हमने कुछ कवर किए थे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन और फोटोन। उसके बाद हमने कैथोड रेज और कैनाल रेज के बारे में पढ़ा था, उनके गुण के बारे में पढ़ा था और उनको कैसे उत्सर्जित किया जाता है। उसके बाद हमारा शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सुचालक और कुचालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के पदार्थ होते हैं, जिसमें जिनका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिनको हम गर्म करते हैं, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर में एक कुचालक की तरह काम करते हैं। फिर हमने इनकी रेजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमने सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। यह एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और जब उसमें हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को क्या क्या बोला जाता है, ट्राइवेलेंट्स इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बच जाता है जो करंट फ्लो का काम करता है। और उसके बाद जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो उनके बीच में एक जंक्शन बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पी एन जंक्शन। और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आपस में मिलाए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, पी एन जंक्शन डायोड। तो ये सब जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एन प्रकार के अर्धचालक यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या होता है कि विद्युत का प्रवाह करने से यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देने से क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उनको एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। एन फॉर नेगेटिव टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें जो मेजॉरिटी किसकी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। जब हम शुद्ध अर्धचालक में यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिला देते हैं, पंच संयोजक अपद्रव्य यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हम मिला देते हैं, तो इस प्रकार के हमें अर्धचालक मिल जाते हैं। किस प्रकार के, एन प्रकार के अर्धचालक यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, क्योंकि पंच संयोजक में 5 इलेक्ट्रॉन उसके एक्सटर्नल सेल में होते हैं और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर के यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेते हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं यानी डोनर इंप्योरिटी बोला जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी का काम करेगा, और इस प्रकार से इन अशुद्धियों क्या बोला जाता है, डोनर इंप्योरिटीज। और इस प्रकार से पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, होल की संख्या कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसमें जो है
आवेश वाहक का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है होल की संख्या से बहुत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आ जाता है पी प्रकार के अर्धचालक यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह है कोटर यानी कि होल की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं यानी कि त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाते हैं तो हमें किस प्रकार के सेमीकंडक्टर मिलते हैं? पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। ऐसे अर्धचालक के लिए होल जो है बहुसंख्यक वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। यानी इसमें होल्स की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट कैरियर के रूप में कौन काम करेंगे? होल्स। नेक्स्ट आ जाता है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो अर्धचालक की यानी सेमीकंडक्टर की जो चालकता है कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, हम सुचालक पदार्थों की बात करते हैं, उनकी चालकता उनकी कनेक्टिविटी जो है घट जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे डायोड ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। यानी जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो उनके मिलाने से जो जंक्शन बनता है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि, जिनको हम कहाँ पर यूज करते हैं? डायोड में, ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट आ जाता है अर्धचालक डायोड यानी सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं? यह मूल रूप से एक पीएन संधि होती है जिनके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बार या वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं तो उनके जुड़ने से जो है एक धात्विक संपर्क बनता है जिसमें जो हम बाहर से वोल्टेज जो है दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक डायोड। अगर दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड यानी फॉरवर्ड बायस के बारे में आपने सुना होगा। पीएन जंक्शन डायोड जो क्या होते हैं उनमें हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दे सकते हैं। तो उनमें फॉरवर्ड बायस कैसे दिया जाता है? और फॉरवर्ड बायस को यहाँ पर क्या बोला गया है? अर्धदिशिक बायस। जब किसी अर्धचालक डायोड के दोनों सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है, बैटरी का धन टर्मिनल P फलक तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अर्धदिशिक बायसित कहते हैं, यानी फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। यानी कि हम जब कोई अर्धचालक डायोड लेते हैं यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड लेते हैं और उनके दोनों सिरों पर हम बाहर से कोई वोल्टेज देते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर से। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल यानी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो इस प्रकार के कनेक्शन को क्या बोला जाता है? अर्धदिशिक बायसित यानी कि फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिवर्स बायसिंग यानी पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दोनों सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ते हैं तो इस डायोड को क्या कहते हैं? पश्च दिशिक बायसित कहते हैं यानी कि रिवर्स बायस बोला जाता है। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम सेमीकंडक्टर की P साइड से जोड़ते हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम सेमीकंडक्टर की N साइड से जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो कनेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स बायस यानी कि पश्च दिशिक बायस। माना जाता है डायोड वाल्व। इसमें क्या है कि वैज्ञानिक फ्लेमिंग के द्वारा सन 1904 ईस्वी में निर्मित यह एक ऐसी निर्वात नलिका है, एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु और प्लेट यानी कि फिलामेंट और एक प्लेट यूज की जाती है। तंतु जो है टंगस्टन का एक पतला तार होता है। टंगस्टन एक धातु है जिसका तंतु के रूप में फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है और जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। बेरियम ऑक्साइड की जो है लेयर उस पर चढ़ा दी जाती है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इस नलिका को हम बैटरी से गर्म करते हैं, बैटरी से हम इसको चार्ज करते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धन आवेशित प्लेट की ओर चलते हैं। जो दूसरी प्लेट कौन सी होती है? धन आवेशित प्लेट। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इसको मैं एक फिगर के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक निर्वात नलिका यानी एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एनोड और दूसरे को क्या बोला जाता है? कैथोड। एनोड जो है एक प्लेट के रूप में लिया गया है और कैथोड जो है एक फिलामेंट के रूप में यानी कि एक तंतु के रूप में यहाँ पर लिया गया है।
और ये तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, जो एक पतले तार के रूप में काम करता है और जिस पर किसका लेप किया गया है? बेरियम ऑक्साइड का। अब हम इसको चार्ज करते हैं, हम इसको सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कि कैथोड साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं और वो किसकी तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्वात नलिका में धारा का प्रवाह शुरू होने लग जाता है। इसको ही क्या बोला जाता है? डायोड वाल्व। नेक्स्ट है प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करती है। यानी कि ये प्लेट धारा जो होती है, इस वाल्व के अंदर जो धारा बहती है वो ओम के नियम का पालन नहीं करती, वो किसको फॉलो करती है? चाइल्ड लेगुमर नियम को। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। यानी कैथोड के आसपास जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? अंतराल आवेश। नेक्स्ट आ जाता है इसका उपयोग, यानी डायोड वाल्व का यूज कहाँ पे किया जाता है? डायोड वाल्व का यूज किया जाता है रिजुकारी के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है। रिजुकारी यानी रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को यानी अल्टरनेटिंग करंट को डिस्ट्रिक्ट धारा में यानी कि डायरेक्ट करंट में बदल देता है, यानी एसी को डीसी में बदल देता है। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जो इन्वर्टर जो होते हैं वो एसी को डीसी में बदलते हैं और फिर डीसी को एसी में बदलते हैं। जब वो एसी से डीसी में बदलते हैं तो उसमें जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट आ जाता है ट्रायड वाल्व। जैसे ट्रायड से पता चल रहा है, यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह 3 इलेक्ट्रोड यानी प्लेट, ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका होती है। तो डायोड वाल्व की तरह ये भी एक निर्वात नलिका होती है जिसमें हमने प्लेट और तंतु यूज किया था, उनके बीच में हम एक और इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिड। और इसका निर्माण 1907 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट ने किया था, जो कि अमेरिका के थे। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ट्रायड वाल्व का उपयोग किया जाता है प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में, दोलित्र यानी ऑसिलेटर में, प्रेस यानी ट्रांसमीटर में और संसूचक यानी डिटेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक क्या होता है? ये क्या है कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दोलित्र यानी ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर सिग्नल को भेजने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। और संसूचक यानी डिटेक्टर, जो सिग्नल जब किसी डिवाइस में रिसीव हो जाता है तो उसको ऑडियो में बदलने के लिए डिटेक्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जेनर डायोड। जेनर डायोड भी डायोड वाल्व और ट्रायड वाल्व की तरह होता है। इसका आविष्कार किसने किया था? सी जेनर ने। इसे बंजन नक्षत्र में फर्स्ट दिशिक बायस में प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट दिशिक बायस यानी रिवर्स बायस में। ज्यादातर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, लेकिन जेनर डायोड जो होता है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि ये रिवर्स बायस में भी काम करता है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोटोडायोड। इसका उपयोग जो है प्रकाशित संकेतों के संसूचन में होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ओएफसी केबल में जो हम ऑप्टिकल सिग्नल जो भेजते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं, जो डाटा हम भेजते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है? फोटोडायोड का। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एलईडी। इसका आविष्कार किसने किया था? निक होलोन्याक ने। और यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल देता है? लाइट एनर्जी में बदल देता है। जैसे हम नॉर्मली जो एलईडी देखते हैं जो डिफरेंट कलर की होती है, हम बहुत जगह उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसे अर्धचालक यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसको विजिबल एलईडी के रूप में यूज करते हैं, तो उन डायोड का जो बैंड अंतराल है कम से कम कितना होना चाहिए? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आ जाता है दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर है, अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। किसका? दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम रेंज होती है वो कितनी होती है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, जिसका यहाँ पर यह सूत्र बताया गया है, उसका उपयोग विभिन्न वर्णों के एलईडी के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कलरफुल जो एलईडी बनाते हैं उसमें हम किस यौगिक यानी किस कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का उपयोग हम किस में करते हैं? लाल एलईडी बनाने में। और जबकि गैलियम आर्सेनाइड जो यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? अवरक्त यानी इंफ्रारेड एलईडी बनाने में।
और इन एलईडी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सुदूर नियंत्रण करने के लिए चौर घंटी संयंत्रों में प्रकाशिक संचारण में इनका उपयोग किया जाता है। अगर दूर से हम कोई चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो एलईडी के रूप में इन एलईडी का यूज करते हैं, जिसमें आ जाता है चोर घंटी। जैसे जब कोई चोरी होती है तो उसमें सायरन के साथ एक रेड कलर की लाइट भी जलती है, जहाँ पर किसका यूज किया जाता है? अवरक्त एलईडी का। नेक्स्ट आ जाता है सौर सेल। सौर सेल यानी कि सोलर सेल। सोलर सेल जो है मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ उत्पन्न करती है। सौर सेल क्या होते हैं? सौर सेल एक ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, जब उन पे सूर्य किरणें पड़ती है यानी कि सन रेडिएशन जो पड़ती है तो उसमें जो है वोल्टेज पैदा होती है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटो डायोड जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उस पर ही सौर सेल कार्य करता है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल यानी बैंड विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होती है। दृश्य प्रकाश के एलईडी के लिए 1.8 वोल्ट होती है, और जबकि सौर सेल में जो हम अर्धचालक यूज करते हैं उनकी बैंड विड्थ कितनी होनी चाहिए? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, टेलियम। ये चेक कर लेना है क्या लिखा है। ये कुछ सूत्र दिए गए हैं जिनको आप गूगल से रेफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का यूज हम किस में करते हैं? सौर सेल के निर्माण के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सौर सेल के निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कसौटियां क्या है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी सोलर सेल का जब हम निर्माण करते हैं, जो ब्लैक कलर की प्लेट होती है जिनको हम ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश उन पर सीधा पड़े, तो उनमें क्या क्या कसौटियाँ होती है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसमें जो डायोड यूज किए जाते हैं उनका बैंड अंतराल यानी कि उनकी जो बैंड विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 1.0 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अधिक प्रकाश अवशोषण करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक प्रकाश को अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। वैद्युत चालकता ज़्यादा होनी चाहिए यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। कच्चे पदार्थ की उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए और लागत जो है कम से कम होना चाहिए। इन चीज सभी कंडीशन को देख के सोलर सेलों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है संधि ट्रांजिस्टर यानी कि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है? 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए के जे बार्डिन तथा WH बेटन को जाता है। इसमें यूएसए की एक लैब है जिसका नाम है बेल टेलीफोन प्रयोगशाला। उसमें दो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जे बार्डिन और WH बेटन, जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। यह पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ट्रांजिस्टर था जो सबसे पहले 1947 में जिसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट आ जाता है पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 ईस्वी में विलियम शाकले ने दो पीएन संधियों को एक दूसरे के पक्षफलकों को जोड़कर किया। कहने का मतलब है कि 1951 में विलियम शाकले ने क्या किया कि दो डायोड को लिया, उनको आपस में जोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जिसको क्या बोला जाता है? संधि ट्रांजिस्टर। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर का ज्ञात था, इसमें केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था। जब तक इस प्रकार के जो ट्रांजिस्टर प्रचलित में थे, किस टाइप के? पीएन जंक्शन डायोड को जो मिलाकर बनाए गए थे, दो पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर को जो मिलाकर जो ट्रांजिस्टर बनाए गए थे, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को केवल ट्रांजिस्टर ही बोला जाता था। परंतु समय के साथ साथ नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ। वह नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए, पुराने से अलग करने के लिए इन्हें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? बीजेटी। यानी समय के साथ साथ जो नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ उनको क्या बोला जाता है? बीजेटी ट्रांजिस्टर। और उससे पहले जो कौन से ट्रांजिस्टर थे? पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिनको केवल क्या बोला जाता था? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित अक्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में 2 पीएन संधियां बनाते हैं। यानी कि जब 2 पीएन जंक्शन डायोड को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बीच में 2 संधियां बनती है, 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। और वो किस किस टाइप से बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें पहला बताया गया एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा दिया गया है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले मैं इनको फिगर के द्वारा समझा देता हूँ। तो 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर यहाँ पर बताए गए हैं। एक को बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरे को बोला जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दोनों ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस और एक होता है एमीटर। उसी प्रकार से पीएनपी में पार्ट होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। इनके जो सिंबल है वो अलग अलग हो सकते हैं। इनको इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है, इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है और इस टाइप से भी इनको दिखाया जा सकता है। वैसे ही एनपीएन में होता है और सेम ही पीएनपी में होता है। तो अब हम इनको परिभाषा से समझ लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें एन प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड तथा पी प्रकार के अर्धचालक का 1 खंड के द्वारा पृथक किया जाता है।
दो खंड यहाँ पर कौन से बताए गए, उत्सर्जक और संग्राहक। उत्सर्जक मतलब कि एमीटर और संग्राहक मतलब कि कलेक्टर और आधार मतलब कि बेस। यानी कि हम जब एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं तो उसमें जो पी है यानी पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसको बेस बनाया जाता है यानी आधार बनाया जाता है, और जो दोनों साइड में जो एन है उसमें एक को कलेक्टर यानी कि संग्राहक और दूसरे को एमीटर, एमीटर यानी कि उत्सर्जक बनाया जाता है। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा आ जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि पी प्रकार के अर्धचालक के दो खंड उत्सर्जक और संग्राहक और एन प्रकार के अर्धचालक का एक खंड यानी कि आधार के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि इसमें हम जो ट्रांजिस्टर लेते हैं उसमें बीच में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और दोनों साइड में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। यानी दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसके द्वारा अलग किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के द्वारा। और एन को क्या बनाया गया है, इसमें बेस बनाया गया है, और एक पी को क्या बनाया गया है, कलेक्टर, और दूसरे पी को क्या बनाया गया है, एमीटर। नेक्स्ट आ जाता है उत्सर्जक एमीटर। ये क्या होता है, यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। यानी एमीटर के द्वारा जो है हम चार्ज को ट्रांजिस्टर में देते हैं, यानी धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर के द्वारा ट्रांजिस्टर में दिया जाता है। दूसरा आ जाता है बेस। यह केंद्रित खंड होता है यानी यह एक सेंटर में होता है, और यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। यह बहुत ही पतला होता है और कम अपमिश्रित होता है। नेक्स्ट आ जाता है संग्राहक यानी कि कलेक्टर। यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। यानी उत्सर्जक यानी एमीटर जो होता है जो चार्ज को ट्रांजिस्टर के अंदर देता है, कलेक्टर जो है उस चार्ज को जो है संग्रहण करता है, उसको कलेक्ट करता है। और संग्राहक फलक जो है, संग्राहक यानी कलेक्टर साइड जो है साधारण अपमिश्रित होती है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से बड़ी होती है। यानी कलेक्टर का जो साइज होता है वो एमीटर से ज्यादा होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ट्रांजिस्टर का उपयोग। मूल रूप से इसका आविष्कारक प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया जाता है, जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है एक प्रवर्धक की तरह यूज किया जाता है। ये प्रवर्धक क्या होता है कि तो एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है इसको, यानी सिग्नल को, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कम सिग्नल को ज़्यादा बना देता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसमें प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर आ जाता है, एम्पलीफायर प्रवर्धक दोनों एक ही है। स्विच आ जाता है, स्विच में भी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये स्विच जो है पावर हाउस में यूज किए जाते हैं। वोल्टेज नियामक यानी रेगुलेटर, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। सिग्नल मॉड्यूलेटर, सिग्नल को बड़ा करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑसिलेटर, सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए भी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड के द्वारा किया जाता था वो अधिकांश अब ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। ट्रायोड जिसमें 3 इलेक्ट्रोड हमने देखी थी, जिसमें एक प्लेट होती है, एक ग्रिड होती है और एक तंतु होती है, यानी एक फिलामेंट के रूप में होती है। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर में 3 सेमीकंडक्टर होते हैं जो किस रूप में होंगे, या तो एनपीएन होंगे या फिर पीएनपी के रूप में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। इसकी खोज 1911 ईस्वी में केमरलिंड ओस ने की थी। यानी अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी, केमरलिंड ओस ने। कब, 1911 ईस्वी में। और सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालक कहते हैं, और इस गुण को अतिचालकता बोला जाता है। यानी ऐसे चालक जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से घटता है। जब इन पदार्थों का हम टेम्परेचर कम करते हैं, उसको घटाते रहते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जिस पर उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस गुण को बोला जाता है अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी। यानी जब रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है तो उसमें सुपर कंडक्शन हो सकता है, यानी सुपर इलेक्ट्रिक करंट का सुपर फ्लो हो सकता है, इसलिए उसको सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है। और जब किसी चालक का जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, उस पदार्थ को, उस चालक को क्या बोला जाता है, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि 4.2 केल्विन यानी कि -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है क्या हो जाता है, अतिचालक बन जाता है। इसमें सुपर कंडक्टिविटी पैदा हो जाती है, यानी उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। कितने टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन पर। नेक्स्ट है नियोबियास्टीन, काफी ऊंचे ताप पर यानी 100 केल्विन पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। यानी कि ये जो एलिमेंट दिया गया है ये 100 केल्विन पर ही इसका रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है। और नेक्स्ट है अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसमें अंदर नहीं जा सकती। अतिचालक, जब कोई चालक अतिचालक बन जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, प्रतिचुंबकीय आ जाता है,
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो बन जाता है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का विपरीत असर होता है। तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय कवच बन जाता है जिसमें कोई भी चुंबकीय रेखा यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके अंदर नहीं जा सकती। और नेक्स्ट आ जाता है अतिचालकता को महत्व को देखते हुए भारतीय सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। तो अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारतीय सरकार ने 1991 में एक बोर्ड का गठन किया, एक बोर्ड की स्थापना की जिसका नाम था राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड। और लास्ट में यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब यानी कि पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। यानी घड़ी के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत प्रभाव पर, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर था वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हम जो रेडियो सक्रियता है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ के साथ आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।